तो जो अभी तक हम लोग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं इनको स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने एक तरफ ग्लाइकोलिसिस की बात की है और ग्लाइकोलिसिस की जो नेट इक्वेशन है उससे आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी चीज ऐसा रिएक्टेंट यूज होगी और प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज आएगी, और फाइनली आप जो नेट गेन ऑफ एटीपी या एनएडीएच है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस को पढ़ने से हम लोगों ने ये चीज जो है वो देखी है कि आपके पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है अगर वो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा तो वो 2 पायरोवेट्स प्रोड्यूस करेगा, 2 NADH प्रोड्यूस करेगा 4 ATP और 2 ATPs प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। और अगर आपके पास यही ग्लूकोज एनएरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है, इस केस में आपके पास 2 लैक्टेट्स बनेंगे, क्योंकि पायरोवेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लैक्टेट में, और आपके पास 2 ATPs प्रोड्यूस होंगे प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। इस केस में बनने वाले NADH जो है वो पायरोवेट से लैक्टेट की प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि एनारोबिक कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या चीज आ रही है और एरोबिक कंडीशन में क्या चीज प्रोडक्ट में आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को पढ़ना शुरू किया था, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि आपके पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने पायरोवेट या लैक्टेट को वापस किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में। या तो पायरोवेट है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल या फिर लैक्टेट है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, और ये वो प्रोसेस है कि आपने इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 एंजाइम्स ऐसे थे। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वाला केमिकल रिएक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है ये हेपेटोसाइट्स में होगा, लिवर सेल्स में होगा। फिर हमने ये देखा कि उसमें बाकी एंजाइम्स तो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के वही यूज होंगे, लेकिन देयर आर 3 एंजाइम्स जो कि आप लोगों को बाईपास करवाने हैं। पहला एंजाइम कौन सा था, हेक्सोकाइनेज, दूसरा एंजाइम कौन सा था, PFK1, और तीसरा एंजाइम हमारे पास कौन सा था, पायरोवेट काइनेज। और लास्ट लेक्चर में हमने उन एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया था, उन रूट्स को देखा था जिनके थ्रू हम इन एंजाइम्स के जो रिएक्शंस हैं उनको बाईपास कर सकते हैं। पायरोवेट काइनेज को बाईपास करने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो लिवर सेल, फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम पे हम इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली लिवर सेल्स में हो रहा है। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस, सपोज दिस इज द कंप्लीट लिवर सेल और ये लिवर सेल में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये साइटोसिन है। दिस इज लिवर सेल। और हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास पायरोवेट और लैक्टेट को वापस फॉस्फोइनोल पायरोवेट में करने वाला जो एंजाइम है कन्वर्ट, वो पायरोवेट काइनेज नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपके पास 2 एडिशनल एंजाइम्स यूज होते हैं, जिसमें एक एंजाइम हमारे पास था पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि एटीपी को यूज करते हुए पायरोवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराता था, बायोटिन को ऐसा कोफैक्टर यूज करता था, और पायरोवेट को किसमें कन्वर्ट कर देता था, ऑक्सैलो एसीटेट। और इससे बिल्कुल नेक्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा देता है, एंड दिस एंजाइम कन्वर्ट oxaloacetate into phosphoenol pyruvate, and the name of this enzyme is pyruvate carboxy काइनेज। ठीक है, यानी जो पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट का बनना है या फिर लैक्टेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट की फॉर्मेशन, इसके जो स्टेप्स हैं इसमें कुछ टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी यूज होते हैं। इट मींस कि ये रिएक्शंस आपके पास साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। ये यस, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज। ओके, यहाँ पे आपने ये चीज देखी थी कि आपके पास ये जो पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट की फॉर्मेशन है इसमें कुछ टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी यूज होते हैं, और आपके पास ये जो पहला स्टेप है, पहला बाईपास रिएक्शन, इसके कुछ रिएक्शन साइटोसोल में हो रहे हैं और कुछ रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं,
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो फाइनली आपके पास जब फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोसोल में आ जाए, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाकी एंजाइम इसे फाइनली किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम भी जो है वो वर्क नहीं कर सकता, PFK1 भी वर्क नहीं कर सकता। सो PFK1 को दोबारा जो है बाईपास करने के लिए आपके पास एक एडिशनल एंजाइम था, वो एंजाइम कौन सा था, बिसफॉस्फेटेज एंजाइम। यानी नाउ देयर इज एन एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो कि आपकी फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को हाइड्रोलाइज करा निकाल देगा। फॉस्फेटेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को हाइड्रोलाइज करा देते हैं, ट्रांसफर नहीं करते बल्कि उसे क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। सो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, इट विल बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम यूज नहीं हो सकता, हेक्सोकाइनेज यूज नहीं हो सकता। सो हेक्सोकाइनेज को बाईपास करने के लिए अगेन एक एडिशनल एंजाइम है, और इस टाइम वो कौन सा एंजाइम था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। यानी ये वो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज की 6 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देगा और इसको फाइनली किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज। अब इस पॉइंट को दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के पीछे मेरा मकसद असल में इसकी रेगुलेशन के बारे में कुछ चीजें बताना था। देखिए, लिवर सेल के साइटोसोल में कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज होते हैं, और इसी लिवर सेल के साइटोसोल में कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं। हेक्सोकाइनेज भी यहीं पे पड़ा हुआ है, PFK1 भी यहीं पे पड़ा होगा, पायरोवेट काइनेज भी यहीं पे पड़ा होगा। ऐसे है ना, साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है ना, और हम ये देख रहे हैं कि साइटोसोल में ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेसेस के एंजाइम्स भी पड़े हैं। सो अगर किसी सेल के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेसेस एक टाइम पे इकट्ठे एक्टिवेट हो जाए तो आपके पास क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि सपोज आपका लिवर सेल है और लिवर सेल के साइटोसोल में एक एंजाइम पड़ा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की हम इकट्ठे एट अ टाइम अगर रेगुलेशन इनकी जो है वो हो जाए, एक्टिवेशन हो जाए, तो आपके पास एक तरफ ग्लूकोज है एंड देयर इज एन एंजाइम, दिस इज साइटोसोल। साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स भी हैं और साइटोसोल में ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स भी हैं। आपके पास एंजाइम है हेक्सोकाइनेज जो कि इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगर ग्लाइकोलाइसिस के साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट हो गया तो फौरी तौर पे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ग्लूकोज। यानी देयर इज नो गेन ऑफ एनीथिंग, प्रोसेस जो है विदाउट एनी सेंस एक एटीपी को कंज्यूम कर रहा है और उसको वेस्ट कर रहा है। बिकॉज अगर वो एटीपी को कंज्यूम करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसी दूसरे रिएक्शन में यूज कर लेता, लाइक यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसी और डायरेक्शन में चला जाता, तो आपका वो एटीपी कहीं ना कहीं यूज हो जाना था। यहाँ पे एटीपी के एक्सपेंस पे आपने क्या किया है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर नहीं किया, फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। यानी जो एनर्जी यहाँ पे इस पे इंट्रोड्यूस कराई थी एटीपी को लगवा के, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाए। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आपके पास ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक टाइम पे इकट्ठे एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रोसेसेस एक टाइम पे इकट्ठे एक्टिव हो गए तो सेल कोई भी जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बना सकता, बल्कि आपके पास ये एक वेस्टफुल प्रोसेस चलता जाएगा। ऐसे प्रोसेसेस जिनके एंजाइम्स नॉर्मली शेयर्ड होते हैं, एक एंजाइम जो कि इस पाथवे में भी वर्क कर रहा है, इस पाथवे में भी वर्क कर रहा है,
इन एंजाइम्स की रेगुलेशन रेसिप्रोकल रेगुलेशन होती है। इस रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रेगुलेशन, which means there is a same modulator, for example ATP, एक प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है और उसी टाइम दूसरे प्रोसेस को क्या कर रहा है? एक्टिव कर रहा है। इस तरह की रेगुलेशन को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रेगुलेशन। यानी एक ही मॉड्यूलेटर है, दोनों प्रोसेसेस में सेम ही एंजाइम है, लेकिन एक को वो क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है? एक्टिव कर रहा है। सो आज हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करनी है वो हमने ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेसिप्रोकल रेगुलेशन की बात है। इज इट क्लियर? ओके, अब आप लोग स्लाइड्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो गया। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये एनर्जी कैलकुलेशंस की बात की थी और हमने इस इक्वेशन को समझने की कोशिश की थी कि आपके पास अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बनना है फ्रॉम द 2 पायरुवेट, तो उसके लिए आपको 6 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, 4 ATPs एंड 2 GTPs, ठीक है, जिसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप आपके स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बाकी जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द ग्लाइकोलाइसिस दे विल ऑपरेट साइमल्टेनियसली, तो आपके पास एंड में जो है वो ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, वेस्टफुल हाइड्रोलिसिस होगी। इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये असल में ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस स्टेप इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे आप ATP के एक्सपेंस पे फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं बाय डायरेक्शन ऑफ एंजाइम PFK1 और इसे किसमें कन्वर्ट कराते हो? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस में यही फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक इंटरमीडिएट है जिसके जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी और इस केस में आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे अटैच फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस का सम लें, सम में हम लोग जो कॉमन इंटरमीडिएट्स होते हैं उन्हें माइनस कैंसिल कर देते हैं ना, सो आप जब इसका फाइनल सम लोगे तो बिकॉज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ प्रोडक्ट में यहाँ रिएक्टेंट में ये कैंसिल हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यहाँ प्रोडक्ट में यहाँ रिएक्टेंट में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड इफेक्ट यहाँ प्रॉपर आपके पास सम आएगा वो क्या होगा? ATP प्लस वाटर ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड हीट, जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि अगर ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हुए तो नेट इफेक्ट ATP की यूजलेस हाइड्रोलिसिस होगी। सो इस चीज को आपने रोकना है, व्हिच मींस कि अगर सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे लिवर ग्लूकोज को एज अ फूड यूज नहीं करेगा बल्कि अपना मेटाबॉलिज्म फैट्स पे या प्रोटीन्स पे शिफ्ट कर देगा। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी ना कि लिवर के पास ऑप्शन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस सिर्फ लिवर में ही क्यों हो रही है? बिकॉज लिवर तो मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर सकता है, बाकी सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो लिवर आपका मेजर कंपनसेटरी ऑर्गन है, जिस टाइम ये बाकी सेल्स के लिए ग्लूकोज बना रहा है उस टाइम ये ग्लूकोज को खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, बिकॉज अगर इसने खुद कंज्यूम कर लिया तो बाकी सेल्स तक ग्लूकोज नहीं जाएगा, सो उस टाइम के लिए ये अपना मेटाबॉलिज्म फैट्स के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी रेगुलेशन की बात अगर करते हो तो यहाँ पे आप लोग को PFK1 और FB1 which means fructose 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, उसको हम PFK1 कहते हैं। इसी तरह से आपके पास जो एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, उसको आप FB1 भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ मिले तो परेशान नहीं होना, ये तो एंजाइम, इन दोनों एंजाइम्स की रेगुलेशन होगी, लेकिन ये रेगुलेशन रेसिप्रोकल रेगुलेशन। जिस टाइम पे PFK1 एक्टिव है इसका मतलब है FBK1 क्या होगा? इनहिबिट होगा। जिस टाइम पे FBK1 एक्टिव होगा उस टाइम पे PFK1 क्या होगा? इनहिबिट होगा। सो सेम टाइप ऑफ द मॉड्यूलेटर्स, दे कैन इनहिबिट वन एंजाइम and they can activate the second enzyme। इस तरह की रेगुलेशन को आप क्या कहोगे? रेसिप्रोकल रेगुलेशन, यानी सेम इंटरमीडिएट दो पाथवेज को रेगुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ATP और AMP है, these are actually the activators of PFK1 ना,
ऐसे है ना, जब एनर्जी कम हो तो आपकी ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए ना, ताकि ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और फाइनली एटीपीज बने। इसका मतलब है कि बॉडी में जितनी एएमपी की कंसंट्रेशन या एडीपी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ये इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि इस टाइम पे एनर्जी कम है, एटीपी लेवल कम है, उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। सो एएमपी एंड एडीपी they will activate the PFK1, ये ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि these are the enzymes जो कि FKK1 को inhibit कर रहे हैं। ये ऐसा मॉड्यूलेटर है जो कि ग्लाइकोलिसिस को एक्टिवेट कर रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रहा है, इनहिबिट करता जा रहा है। एक और चीज मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कही थी और यहां से भी आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ एटीपी होता है। हाई एटीपी कंसंट्रेशन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को फैसिलिटेट करती है या उसको फेवर करती है। सेल तो पहली स्टार्वेशन कंडीशन में है, ऐसे है ना, इस केस में ये एटीपी कहां से आएगा, फिर एटीपी तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, सेल स्टार्वेशन में है, तो तभी तो वो मांग रहा है कि मुझे चाहिए ग्लूकोज। इस केस में जो आपको एटीपी जो रिक्वायर्ड है, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी जरूरी है, द सोर्स ऑफ दीज एटीपीज आर द फैट्स। यानी लिवर सेल ना सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस के टाइम अपना मेटाबॉलिज्म फैट पे शिफ्ट करेगा, बल्कि फैट से मिलने वाले एटीपीज को ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी यूज करता जाए, ठीक है। सो आपके जो फैट्स हैं वो स्टारवेशन कंडीशन में आपकी बॉडी को फैसिलिटेट करते हैं कि वो उस टाइम पे उनकी एनर्जी को भी मेंटेन करते हैं, और जिन सेल्स ने ग्लूकोज के बगैर नहीं रहना, जिन सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है, उनको ग्लूकोज बनाने के लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो इनडायरेक्टली यहाँ पे कौन आपके पास जो है वो हेल्पर मॉलिक्यूल कौन सा है, फैट्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप इसी स्लाइड के अंदर जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं, रेसिप्रोकल रेगुलेशन। पायरुवेट आपके पास अगर बना है, ग्लाइकोलिसिस से बना है या किसी भी प्रोसेस से बना है, ठीक है। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देयर इज एन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को तो नहीं ना पता कि स्टार्वेशन है, मैंने इसी का कोई एंजाइम ये बनाना है या नहीं, अनटिल एंड अनलेस इसको कोई मॉलिक्यूल आपको बताया जाए। सो देयर इज अ कॉमन मॉलिक्यूल व्हिच इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। The high concentration of this acetyl coenzyme will inhibit PDH complex और ये एक्टिवेट कर देगी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। यानी अगर स्टार्वेशन कंडीशन में आपके जो फैट्स हैं, फैट्स की हाइड्रोलिसिस से आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम में कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये कैसे बढ़ेगी, हम लोग फैट की ऑक्सीडेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ना कि एसिटाइल कोएंजाइम ये तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है तो पायरुवेट नहीं है, पायरुवेट नहीं है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है, ठीक है। सो पायरुवेट आपके पास इस केस में जो आ रहा है वो अमाइनो एसिड से आ रहा है। अमाइनो एसिड्स किस में कन्वर्ट होंगे, पायरुवेट में। दूसरी तरफ आपके पास फैट से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एटीपी। प्रोटीन से निकलने वाला प्रिकर्सर ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन इसको ग्लूकोज बनाने में हेल्प करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैट। इसका मतलब है फैट्स एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फैट से निकलने वाले एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में जाके लिवर के लिए एनर्जी बनाते जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेंगे। कैसे एक्टिवेट करेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एक्टिवेट द पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ताकि जो प्रोटीन से निकलने वाला पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट ना हो, वो कहां पे चला जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एक्टिवेट द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ताकि जितना पायरुवेट अमीनो एसिड से आ रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सैलोएसीटेट में, और वो किस प्रोसेस की तरफ चला जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि स्टार्वेशन कंडीशन में जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो ग्लूकोज ही नहीं है। ये नहीं कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो पायरुवेट वापस ग्लूकोज में जा रहा है, बल्कि पायरुवेट भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आ रहा है और एनर्जी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आ रही है। और ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज मिलके क्या चीज बनाएंगे,
ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज स्पेसिफिकली सिंथेसाइज्ड फॉर द सेल्स जो कि ग्लूकोज के बगैर नहीं रह सकते इन दी कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? इन ये वो स्टेप्स हैं जहां पे जाके आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम नहीं तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रुक जाएगा। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज अगर रुक गया इसका मतलब है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ऑक्सैलोएसिटेट नहीं करना। ऑक्सैलोएसिटेट नहीं होगा तो फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। ठीक है, देखिए आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कुछ हद तक तो ऑक्सैलोएसिटेट पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, ये तब तक पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट नहीं करता जब तक जरूरत ना हो। यानी वैसे भी तो पायरुवेट पड़ा हुआ है, उस पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट करके वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकता है, लेकिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तब तक नहीं करेगा जब तक एसिटाइल कोएंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी। बिकॉज नॉर्मल कंडीशन में जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो फौरी तौर पे टीसीए साइकिल में चला जाता है, वो अक्यूमुलेट नहीं होता। लेकिन फैटी एसिड जब ऑक्सीडाइज होंगे तो फैटी एसिड से बनने वाला एसिटाइल कोएंजाइम बहुत ज्यादा होता है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ देर के लिए वहां पे रहती है। सो जब एसिटाइल कोएंजाइम ज्यादा हो जाएगा तो इस चीज का सिग्नल आ जाएगा कि फैट्स अब यूज होना शुरू हो गए। ठीक है, और अगर फैट्स यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है ग्लूकोज बन रहा है। उस केस में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोगों ने टीसीए साइकिल को डिस्कस करना है, लेकिन टीसीए साइकिल को डिस्कस करने से पहले देयर इज एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग सपोज दिस इज द लिवर सेल, और अभी आप लोगों ने ये चीज देखी है कि लिवर सेल में साइटोसोल में, अब मैं ग्लाइकोलाइसिस की ही सिर्फ बात करूंगी बिकॉज जनरली जब हम एटीपी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम तीन पाथवेज को डिस्कस करते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस को हमने डिस्कस कर लिया। दोबारा जब हम स्टारवेशन कंडीशन पे जाएंगे तो उस पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करेंगे, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन तीनों पाथवेज को जो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवेज हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो इफ दिस इज द हेपेटोसाइट और इस हेपेटोसाइट का ये आपके पास साइटोसोल है, तो आपको ये चीज पता है कि साइटोसोल के अंदर आपके पास जो पायरोवेट है ये प्रोड्यूस हो चुका है, और इस पायरोवेट का सोर्स क्या है? ग्लूकोज वाया द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप अब ये जो पायरोवेट का मॉलिक्यूल है इसने जाना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और पायरोवेट में यहाँ पे जाके देयर इज एन एंजाइम पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो कि इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटाइल कोएंजाइम के में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर कहाँ पे एंटर होगा? टीसीए साइकिल में, और फाइनली टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से जो निकलने वाले NADH और FADH2 हैं वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होंगे। यहाँ पे आपके पास NADH प्रोड्यूस होंगे, और फाइनली ये जितने आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये किधर चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देयर आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि क्या चीज अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेंगे? ATP। ओके, इसका मतलब है कि हम ओवरऑल जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1 आपकी ग्लाइकोलाइसिस की होगी, दिस इज द स्टेज 1। स्टेज 2 में आपके पास जो है रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स बनेंगे, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनेंगे, अयाज, और स्टेज 3 में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर से क्या चीज बनेगी? ATP। पहले तो हम सोर्स की बात कर लेते हैं कि आपके पास जो पायरोवेट का सोर्स है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि स्टारवेशन कंडीशन में वेल फेड स्टेट में तो ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर इस वेल फेड स्टेट के साथ साथ हम स्टारवेशन कंडीशन की बात करें तो स्टारवेशन कंडीशन में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है ऑन दी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक तरफ फैट्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ प्रोटीन्स आ जाती हैं। सो प्रोटीन्स और फैट्स अल्टीमेटली आपके पास है फॉर एग्जांपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स,
ये तो डायरेक्टली जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। दूसरी तरफ है आपके पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के केस में आपने देखा कि देयर आर सम अमाइनो एसिड्स जो कि ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री 1 में पढ़े थे, इनको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन स्टार्वेशन कंडीशन को तो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन अभी देयर आर सम अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एलानिन की बात करते हैं तो एलानिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिससे अगर अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरोवेट। This pyruvate will again enters to the mitochondrial matrix और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगी और फाइनली क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, ATP एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। सो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स अवेलेबल हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, वो इन 3 स्टेजेस में से कुछ स्टेजेस को कॉमन तौर पर यूज करते हैं। लाइक आप ये देख रहे हैं कि स्टेज 2 और स्टेज 3 ये कॉमन है, चाहे आप लोग जो है वो यूज करते हैं प्रोटीन्स को, चाहे आप ट्राइग्लिसराइड्स को यूज कर रहे हैं या चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रहे हैं। तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में स्टेज 2 भी सेम रहेगी और स्टेज 3 भी सेम रहेगी। सिर्फ डिफरेंस किधर आएगा, ग्लाइकोलाइसिस या फर्स्ट स्टेज के अंदर। सो दिस स्लाइड से आप इस चीज का आइडिया ले सकते हैं कि फाइनली चाहे आप ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड यूज कर रहे हैं, प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां पे जरूर हो। सो दीज आर दी सेंट्रल स्टेजेस जो कि हर तरह के फ्यूल में यूज होनी है। तो आप लोगों को इनके बारे में जो है वो ज्यादा बेहतर आइडिया होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब हम इन सेंट्रल स्टेजेस की बात करें। सो अगर आप लोग अभी स्लाइड से थोड़ा सा देखें इस चीज को तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज को बताऊंगी और उसके बाद हम पीडीएच कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसकी तरफ मूव करेंगे। लाइक जो तीनों स्टेजेस मैंने आप लोगों को यहाँ बताई हैं उसमें से पहली स्टेज में आपके जो ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड, वो ऑक्सीडाइज होंगे और एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे। यानी आपने ये देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम ग्लूकोज से भी बनेगा, प्रोटीन से भी बनेगा, फैटी एसिड से भी बनेगा। रिएक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो हमारे पास नेट रिजल्ट है स्टेज 1 का वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। यानी स्टेज 1 तब तक एंड नहीं होगी जब तक आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस नहीं होगी, एसिटाइल कोएंजाइम। सेकेंड स्टेज या स्टेज 2 में आप लोग ये देखते हैं कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वो 8 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू, यानी ये जो आपकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी 8 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ये क्या करेगा, NADH और FADH2 में कन्वर्ट होगा। देयर आर 2 रिएक्शंस जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है, एंड मल्टीपल रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं होंगे बल्कि NAD+ या FAD+ इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपनी ऑक्सीडाइज से कौन सी फॉर्म में चले जाएंगे, रिड्यूस फॉर्म में चले जाएंगे। सो सेकंड स्टेज का रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट्स। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करके रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स को एक्यूमुलेट किया जाए। इसीलिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट या रिडक्टिव एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जितने रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स बनते हैं, अब ये भी आपके पास सेंट्रल पॉइंट है, ये येलो कलर में ये दिखा रहा है कि चाहे आपका सोर्स डिफरेंट है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, लेकिन आपका स्टेज 2 का रिजल्ट सेम होगा और वो क्या होगा, NADH और FADH2 की प्रोडक्शन। और नेक्स्ट स्टेज 3 के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो इन रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स को यूज करेंगे और इन रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स को वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज करते हुए यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाएंगे और अल्टीमेटली वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, इन पॉइंट्स को हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा आज और इससे नेक्स्ट लेक्चर का कंसर्न है वो स्टेज 2 को स्टडी करना है कि किस तरह से आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये प्रोड्यूस होगा और किस तरह से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली टीसीए साइकिल के थ्रू NADH और FADH2 को प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? ओके, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि
आपके पास पायरोवेट चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एंजाइम, जिस एंजाइम में से किसमें कन्वर्ट करना है, एसिटाइल कोएंजाइम। सो हम लोग यहाँ पे जो एंजाइम है विच इज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें इसका अगर हम मैकेनिज्म थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो इसमें 2 से 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एक ही एंजाइम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन तो करेगा लेकिन 2 या 3 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, दिस इज एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक ऐसा एंजाइम है जो कि पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, यानी ओवरऑल अगर पायरोवेट में 3 कार्बन एटम्स हैं तो फाइनली आपके पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे, बिकॉज एक कार्बन एटम को इसने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज करा। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन की हम थोड़ी सी केमिस्ट्री देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस किस्म का है, इसमें कौन कौन से कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड है और पीडीएच कॉम्प्लेक्स की क्या स्पेशलिटी है, तो हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। अब ये तो सबको पता है ना कि ये जो रिएक्शन में ड्रॉ करने लगे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पायरोवेट मॉलिक्यूल एंड देयर इज एन एंजाइम पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसकी फर्दर जो है वो हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं जिसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी, जिनको हम E1, E2 और E3 कहते हैं। सो पायरोवेट dehydrogenase complex containing 3 activities, और वो एक्टिविटीज कौन सी हैं, E1, E2 एंड E3। इनको हम अभी देखते हैं कि E1 किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, E2 ने क्या काम करना है और फाइनली E3 जो है वो किस किस्म का रिएक्शन कैटेलाइज कराएगा। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक्चुअली पायरोवेट को कन्वर्ट करती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और इसके लिए जो इसे चीजें रिक्वायर्ड है, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, इसके बाद इसके रिएक्शन को देखते हैं। दिस फर्स्ट कार्बन एटम जिसके ऊपर आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो कोएंजाइम ए है वो अटैच होगा, दिस वन, सॉरी यहाँ पे आपका SH ग्रुप है। SH ग्रुप के बारे में आइडिया है, थायोल ग्रुप। कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें SH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिस्टीन। और इसको एक बार देख के आइएगा। ठीक है, थायोल ग्रुप किस अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता किस तरह से, उसके लिए आपको एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड है। द नेम ऑफ दिस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इज पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसमें 3 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। और अगर आप इसके कोफैक्टर या कोएंजाइम्स की बात करते हैं तो एक तरफ बिकॉज चूंकि ये डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है तो ये NAD+ को यूज करता है और NAD+ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, NADH+ प्रोटॉन। एक इसको ये कोफैक्टर चाहिए। इसके अलावा इसके अपने एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर इसके कैटालिटिक मैकेनिज्म को जब आप देखेंगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि 3 डिफरेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हम किन्हें कहते हैं, जो कि एंजाइम के साथ लिंक्ड होते हैं, कोवलेंटली अटैच होते हैं। सो NAD+ आपके पास सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दिस इज सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, व्हिच मींस कि ये इस एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच नहीं होता, ये रिवर्सिबली अटैच होता है। यहाँ से ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में जाएगा और ये जो NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इसे लेके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चला जाएगा। जबकि बाकी जो आपके पास यहाँ पे कैरियर्स हैं जिसमें एक तरफ TPP है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, एक तरफ आपके पास लिपोएट है, लिपोइक एसिड, और एक तरफ आपके पास FAD है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, व्हिच मींस कि ये इस एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच्ड हैं। और इस केमिकल रिएक्शन के साथ साथ इसे कोएंजाइम भी चाहिए, कोएंजाइम ASH। ये जो कोएंजाइम A के साथ SH दिखाया गया है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस पूरे के पूरे कोएंजाइम A के स्ट्रक्चर के अंदर
एक थायोल ग्रुप है जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसने आगे जाकर थायोल ईस्टर बनाना है। सो इस कोएंजाइम ए को ये यूज करता है और फाइनली आपके पास जो कोएंजाइम ए है ये किसमें अटैच हो जाता है, 2 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन से पहले आपने ये चीज कंक्लूड करनी है कि आपके पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स को 5 कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से एक सॉल्युबल है, ठीक है, 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक जो आपके पास कोएंजाइम ए है ये थायोईस्टर बनाने में यूज होगा, जो कि अटैच हो जाता है इन प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है? उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये रिएक्शन होता किस तरह से है एक्चुअली। इज इट क्लियर? इसको एंजाइम में कहां से जो थायोईस्टर बॉन्ड बनाएगा? सॉरी, जो कोएंजाइम का एनएडीपी कोएंजाइम है, हाँ, ऊपर हमने जो लिखा है थायोईस्टर बाद में बनाएगा कोएंजाइम ए, वो इसका नाम, इसका नाम कोएंजाइम ए क्यों है? नहीं कोएंजाइम वो जो एंजाइम के लिए हेल्प करते हैं, नहीं, इसको कोएंजाइम का नेम ही कोएंजाइम ही है, कोएंजाइम ए। इसका मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उस स्ट्रक्चर को हम कोएंजाइम ए ही कहते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, व्हिच मींस कि इसके साथ जो इसके स्ट्रक्चर के साथ एंजाइम का जो फैसिलिटेटेड ग्रुप अटैच है, दिस इज कोएंजाइम ए, इसका नेम है। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं, पहले तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है कि आपको एक पायरोवेट चाहिए, पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कोएंजाइम चाहिए, एक NAD+ मॉलिक्यूल चाहिए और 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के अपने ही जो ग्रुप्स हैं उसके साथ कोवलेंटली अटैच हैं। और इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या होना है, रिलीज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। और ये जो आपके पास ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज इस केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास एनर्जी होगी डेल्टा जी, वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। और ये कितनी है, -33.4 किलो जूल पर मोल। इट मींस इसके केमिकल रिएक्शन को भी रिवर्स करना मुश्किल है, बिकॉज इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इसे इरिवर्सिबल बना दी। तो थायोल ग्रुप है, सोडियम थायोसल्फेट तो कोई अमीनो एसिड नहीं है, ये मैं सिर्फ कह रही हूँ ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए, और इस कोएंजाइम का जो थायोल ग्रुप है वो केमिकल रिएक्शन में यूज होगा। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए सिंपलीफाई कर दूं। इफ देयर इज एन एंजाइम पीडीएच कॉम्प्लेक्स, तो उस एंजाइम को एक्चुअली अपना रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक तरफ पायरोवेट चाहिए और दूसरी तरफ इसे कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है। लाइक मैं यहाँ पे कोएंजाइम ए और उसका SH ग्रुप लिख, पीडीएच कॉम्प्लेक्स ने इस कोएंजाइम ए को यूज करना है और अपनी 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटी की मदद से E1, E2, E3 इस स्ट्रक्चर में से, पायरोवेट के स्ट्रक्चर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा देना, बिकॉज ये एक तरफ क्या करवा रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को इसने रिलीज कराना है पीडीएच कॉम्प्लेक्स ने, और पीछे आपके पास जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है जिसमें आपके पास ये ग्रुप है, दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट और कोएंजाइम ए के दरमियान कंडेंसेशन होती है। कोएंजाइम ए इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन तभी कर सकते हैं जब यहाँ से क्या चीज रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी, ठीक है। सो यहाँ से रिलीज होने वाली हाइड्रोजन फिर कहाँ पे चली जाएगी, NAD+ इसको एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ प्रोटॉन। सेकेंड हाइड्रोजन जो है वो यूज करता है फ्रॉम द सिस्टम। सो इस केस में आपके पास सल्फर में बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है ना, और इसके साथ क्या चीज अटैच है, कोएंजाइम ए। सो एक्चुअली हमारे पास जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स है वो पायरोवेट को यूज करता है, पायरोवेट की फर्स्ट कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक कार्बन है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, और जो कोएंजाइम ए है उसके थायोल ग्रुप को यूज करते हुए यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, थायोईस्टर बॉन्ड, व्हिच मींस कि ये जो आपके पास ईस्टर लिंकेज इस केस में बन रहा है, ये ईस्टर लिंकेज है ना,
दिस ईस्टर लिंकेज इज बिकॉज ऑफ द थायोल ग्रुप, सो आप इसे कहेंगे कि दिस ईस्टर लिंकेज इज एक्चुअली थायो ईस्टर। बच्चों इसको मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार जब वो प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ बोलिएगा कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है इस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स का क्या नेम है? पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इसका फंक्शन क्या है? इसने पायरोवेट को किसमें कन्वर्ट करना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए इसे एक सेकंड रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है, एक आप कह लेंगे को-सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, एंड द नेम ऑफ दिस को-सबस्ट्रेट इज कोएंजाइम ए। सो कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो आपके पास कोएंजाइम ए है, डीकार्बोक्सिलेशन इवेंट होगा और आपका ये जो कोएंजाइम ए है इसका थायोल ग्रुप यहाँ पे इस ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। सो दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इस केमिकल रिएक्शन में, और एक NAD+ का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा? NADH+ प्रोटॉन में। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि डीहाइड्रोजिनेसिस एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन NAD+ उसको एक्सेप्ट करता है। सो हियर वन हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कोएंजाइम ए, और जो सेकंड हाइड्रोजन है वो एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होती है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एंजाइम जो है वो सिस्टम से सेकंड हाइड्रोजन को लेता है और उससे किसको ट्रांसफर कर देता है? NAD+ को ट्रांसफर कर देता है। सो ओवरऑल यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही ट्रांसफर होगी, लेकिन वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किसी एक स्ट्रक्चर से रिलीज नहीं हो रही, बल्कि उसके सोर्सेस क्या है? डिफरेंट सोर्सेस हैं। इज इट क्लियर? अब बच्चों यहाँ से इन्हीं कुछ पॉइंट्स को आप लोग स्लाइड से देखें, जो कि इस केमिकल रिएक्शन को कुछ हद तक समझने में आपको हेल्प आउट करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस साइकिल के जो स्टेप्स हैं उनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड कि आपके पास जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, एक तो मैंने आपसे ये कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, E1, E2 एंड E3। अब हम उन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को भी देख लेते हैं इन डिटेल। इसका मतलब है 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज का ये मतलब है कि एक ही एंजाइम 3 तरह के रिएक्शंस करवाएगा। उस एंजाइम का जो E1 पोर्शन है उसके पास डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है, इस एंजाइम का जो E2 पोर्शन है उसके पास ट्रांस एसिटाइलेज एक्टिविटी है, ट्रांस एसिटाइलेज किसकी बदवा लगी है? So, आपको मैं यहाँ पे इस चीज को जो है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ जब मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ आती हूँ, लेकिन पहले इन कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है ताकि आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो। E1 जो पोर्शन है इस एंजाइम का, उसके पास मैंने कहा है कि डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है, और इस E1 को हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज डोमेन, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज डोमेन। सेकंड आपके पास ट्रांस एसिटाइलेज एक्टिविटी है, और ये आपके पास डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज है। डाइहाइड्रो मींस 2 हाइड्रोजन अटैच है, लिपोइल मींस लिपो एक के साथ, लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड देन डाइहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। यानी अब आपके पास जो डिहाइड्रोजिनेशन होनी है वो पायरोवेट की नहीं होनी, वो डाइहाइड्रोलिपोइल की डिहाइड्रोजिनेशन होगी। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे E1 और E3 डिहाइड्रोजिनेसेस हैं, एक डिहाइड्रोजिनेज पायरोवेट को यूज करता है और दूसरा डिहाइड्रोजिनेज डाइहाइड्रोलिपोइल को यूज करता है, और जो सेकंड एंजाइम के पास एक्टिविटी है वो डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज है, व्हिच मींस कि डाइहाइड्रोलिपोइल से एसिटाइल ग्रुप को ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी है कि 3 डिफरेंट डोमेन्स के साथ साथ इसमें आपको 5 डिफरेंट कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड थे, जिसमें एक NAD था, FAD था, थायमिन पायरोफॉस्फेट था, लिपोइड था, कोएंजाइम K। और इन एंजाइम्स को या कोफैक्टर्स को बनाने के लिए बॉडी को मल्टीपल एंजाइम्स की जरूरत होती है, सॉरी विटामिन्स की जरूरत होती है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने बायोकेमिस्ट्री 1 पढ़ी थी तो उसमें मैंने विटामिन्स और मिनरल्स की सिग्निफिकेंस की बात की थी, और मैंने ये कहा था
कि हमारी बॉडी के मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइम्स को वर्क करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं, और कोफैक्टर्स तब तक नहीं बनते जब तक विटामिन्स ना हो। सो इधर आप देख सकते हैं कि आपका जो FAD है, FAD को बनाने के लिए आपको विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन रिक्वायर्ड है। NAD+ को बनाने के लिए आपको नियासिन या विटामिन B3 रिक्वायर्ड है। PPP को बनाने के लिए थायमिन या विटामिन B1 रिक्वायर्ड है। और कोएंजाइम A की प्रोडक्शन के लिए विटामिन B5 या पेंटोसिनेट रिक्वायर्ड है। इट मींस अगर आपकी डाइट में B कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, अगर B कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो वो सारे एंजाइम्स जो इन कोफैक्टर्स को यूज करते हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है कि किसी पर्सन की डाइट में कोई स्पेसिफिक कोफैक्टर विटामिन अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने इस चीज को इस तरह से डील करना है कि अगर विटामिन नहीं है तो कोफैक्टर नहीं है, कौन सा विटामिन नहीं है, कौन सा कोफैक्टर नहीं है, और उसकी वजह से कौन सा एंजाइम वर्क नहीं करेगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज का होना ही जरूरी नहीं है, ग्लूकोज के साथ साथ हमारी डाइट में इन विटामिन्स का होना भी जरूरी है। बिकॉज अगर हम ज्यादा सी क्वांटिटी में ग्लूकोज ले लेंगे और हम नियासिन राइबोफ्लेविन का इंटेक नहीं करेंगे, तो ग्लूकोज अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, जब तक आपके पास FAD और NAD+ अवेलेबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली रुक जाएंगे ना। हमने एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में भी ये चीज देखी थी ना कि जब आपके पास फ्यूल जो है वो अवेलेबल NAD+ अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो प्रोसेस है वो रुकना शुरू हो जाता है, और बॉडी कोशिश करती है कि किसी तरह से NAD+ को रीजनरेट किया जाए। सो इनकी प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? अब इन कोफैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इन 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को मैं एक्सप्लेन करने लगी कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स के पास ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, ये किस तरह से ये 3 केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द पीडीएच कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो तीनों एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, इसकी जो तीनों डोमेन्स हैं, उनको 3 डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया गया है। This yellow color is representing the E1 portion of pyruvate dehydrogenase, और E1 का नाम आप लोगों ने भी देखा है कि क्या है, pyruvate dehydrogenase. This green color portion is the E2, which is dihydrolipoyl transacetylase, and E3 portion is the actually dihydrolipoyl dehydrogenase. इसके कैटालिटिक मैकेनिज्म में जाने से पहले मैं आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कोफैक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसने पायरुवेट को लेना है, पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है, और एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस कर देना है, और NAD+ को किसमें कन्वर्ट कर देना है, NADH। लेकिन इस पूरे के पूरे केमिकल प्रोसेस के पीछे आपके पास ये 3 डिफरेंट डोमेन्स मिलके काम कर रहे हैं। लाइक अगर आप E1 की बात करते हो तो E1 में एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, which means कि अगर आपकी डाइट में विटामिन थायमिन अवेलेबल नहीं है, तो थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन B1 में थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से TPP नहीं बनेगा, और अगर TPP नहीं बनेगा तो आपका जो एंजाइम है, उस एंजाइम की जो पहली एक्टिविटी है, वेरी फर्स्ट एक्टिविटी, डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, वो नहीं हो सकेगी, बिकॉज TPP की प्रोडक्शन जरूरी है यहाँ पे। So, पहले स्टेप में जो आपका कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दिस इज थायमिन पायरोफॉस्फेट। E2 की अगर हम बात करते हैं तो E2 के अंदर हमें एक ग्रुप ऐसा नजर आ रहा है जिसमें कि जो SH ग्रुप है कभी रिड्यूस हो रहे हैं, कभी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। लाइक आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपके पास दिस इज द लिपोएट, दिस इज एक्चुअली लिपोएट। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लिपोएट में कौन सा पोर्शन आप यहाँ पे देखते हैं। This one. लिपोइक एसिड या लिपोएट एक ऐसा कोफैक्टर है जो किसी एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होता है। एंजाइम में मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स के साथ ये ग्रुप्स अटैच होंगे। लाइक सपोज दिस इज एन अमाइनो एसिड E1, और ये अमाइनो एसिड की साइड चेन है लाइसिन। लाइसिन के साथ आपके पास जो साइड चेन है वो ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन होती है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है।
जिसमें एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यही कहते हैं ना। तो इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइसीन की जो साइड चेन है उसमें प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप किसी और एसिड के साथ अटैच है, दिस इज द अमाइड बॉन्ड। और इस केस में जो एसिड है वो कौन सा एसिड है? लिपोइक एसिड। यानी ये आपके पास एंजाइम है, यहाँ पे आपके पास लाइसीन प्रेजेंट है, लाइसीन की साइड चेन के ऊपर जो अमाइनो ग्रुप है, इस अमाइनो ग्रुप के साथ लिपोइक एसिड वाया अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंटली अटैच हो। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि लिपोइक एसिड एक ऐसा कोफैक्टर है जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच हो। इस लिपोइक एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में ये पिंक कलर में आपको थायोल ग्रुप हाईलाइट करके दिखाई देगा। अगर आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री 1 थोड़ी सी याद हो तो बायोकेमिस्ट्री 1 में मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पोटेंशियल रखते हैं। इसको मैं यहीं पे एंड कर दूंगी और मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इफ देयर इज अ ग्रुप, उसमें आपके पास थायोल ग्रुप है, जो हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की अगर बात करते हैं कि आपके पास अगर किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन में सिस्टेन अवेलेबल है एंड देयर इज एन अदर अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में सिस्टेन है, तो ये दोनों अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद ऑक्सीडेशन के बाद सपोज इस हाइड्रोजन को Na+ ने पिक कर दिया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, NaDH+ प्रोटॉन, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है। सो हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद अब आपके ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं इनके सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे और इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड linkage. So this is the oxidized form of thiol groups. और अगर इनके साथ SH ग्रुप्स अटैच हैं, ये कौन सी फॉर्म होगी, रिड्यूस फॉर्म। और विद इन द सेम स्ट्रक्चर भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो थायोल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये रिवर्सिबली यानी ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस में जा सकते हैं। ये चीज क्लियर है? इसी पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखें और अब आपने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर लिपोइक एसिड का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा देख लें तो आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि लिपोइक एसिड में जो एक्टिव पोर्शन है स्ट्रक्चर का वो ये थायोल ग्रुप्स ही है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चले जाएंगे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये फुली रिड्यूस फॉर्म में होंगे और ये फॉर्म इनकी ऐसी फॉर्म है जिसमें एक थायोल ग्रुप तो रिड्यूस फॉर्म में है और दूसरा थायोल ग्रुप एसिटाइलेटेड फॉर्म में है। एसिटाइल ग्रुप आपके पास ये ग्रुप है ना, CH3 एंड दिस वन एसिटाइल ग्रुप। सो ये जो एसिटाइल ग्रुप है अगर ये अटैच हो जाए, लाइक आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें थायोल ग्रुप है। अगर इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है तो इस केस में आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होगी और पीछे आपके पास यहाँ पे जो है ये सल्फर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। इस केस में आपका थायोल ग्रुप रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं है, बल्कि कौन सी फॉर्म में, एसिटाइलेटेड फॉर्म में। इज इट क्लियर? लिपोइक एसिड के केस में आपके पास जो ये दो SH ग्रुप्स हैं, एक्चुअली ये SH ग्रुप्स जो है वो PDH कॉम्प्लेक्स के कैटालिटिक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये SH ग्रुप कभी फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में चले जाएंगे, कभी फुली रिड्यूस फॉर्म में चले जाएंगे और कभी पार्शियली ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएंगे जिसमें एक SH ग्रुप के ऊपर तो हाइड्रोजन है और दूसरे SH ग्रुप के ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस चीज को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा बताऊंगी। यहाँ पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज लिपोइक एसिड, दिस लिपोइक एसिड इज कोवलेंटली अटैच्ड विद one of the amino acid of PDH complex and the name of this amino acid is lysine, यानी lysine
लाइसिन के साथ लिपोइक एसिड आपकी पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी जा सकता है और लाइसिन के साथ लिपोइक एसिड आपकी फुली रिड्यूस्ड फॉर्म में भी जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों फॉर्म्स में ये जा सकता है, इसकी वजह से एंजाइम का जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि कभी अगर उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है या हाइड्रोजन उसने निकाल लिया है, हाइड्रोजन किसी और स्ट्रक्चर में भेज दिए हैं, तो ये आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। अगर ये कहीं से इसी डायग्राम को क्लिक कर रहा है तो ये आपकी पार्शियल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर कहीं से इसके पास हाइड्रोजन आ सकते हैं कि वापस कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। सो पहली डोमेन के अंदर आपके पास कौन सा कोफैक्टर है, टीपीपी। दूसरी डोमेन या E2 के अंदर कौन से कोफैक्टर है, लिपोइक एसिड। और जो आपके पास यहाँ पे फाइनल डोमेन है E3, इसमें कौन सा कोफैक्टर है, FAD। सो जो 5 कोफैक्टर्स हमने पढ़े थे उसमें से 3 कोफैक्टर जो मैंने आपको कहे थे जो कोवलेंटली अटैच है, वो आपने ऑब्जर्व कर लिए कि किस डोमेन में कौन सा कोफैक्टर कोवलेंटली अटैच्ड है। NAD प्लस मैंने कहा था सोलबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो आप ये ऑब्जर्व करें कि वो प्रोटीन के साथ कोवलेंटली अटैच नहीं है, वो बिल्कुल एक साइड पे है। और पायरोवेट और कोएंजाइम एक जो है ये सिर्फ रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। सो ये 3 कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होंगे। यहाँ तक बच्चों एक बार देख के आइएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पीडीएच कॉम्प्लेक्स का मैकेनिज्म क्लियर करने के बाद पीसीएस साइकिल के रिएक्शन स्टार्ट करवा दूंगी।